औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बार बार मैं कहता भी होता हूँ, फिर दोबारा, चूँकि ये कहना एक फ़र्ज़ ऐन है कि जब भी कोई भी काम करें खुदाए वहदहु ला शरीक की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़कर करें, तो आपके काम में अल्लाह बरकत दे देगा। जब बरकत हो जाएगी तो फिर सब कुछ ही आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना, जिस मर्जी वे में मिले। अच्छा जी, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस about descriptive statistics, and especially in descriptive statistics I said to you there are two main branches of descriptive statistics. मैं यहाँ forms की बात कर रहा हूँ, types की बात नहीं कर रहा। there are two main forms of descriptive means description। किसी चीज को हम जब इन वर्ड्स, इन सिंबल्स, इन साइंटिफिक नोटेशन जब जब उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं, अपनी वर्डिंग्स को, अपने गेस्चर एंड पोस्चर को, या अपनी क्या कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, उसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन है। और उसी डिस्क्रिप्शन को जब हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स देयर आर टू ट्विन ब्रदर्स, अगर कहा जाए तो मैथ से ही स्टेट निकली है। स्टेट में सिर्फ ये बात है जहां हम डिजिट्स की बात करते हैं, जहां हम फिगर्स की बात करते हैं, जहां हम इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं। सिंपल इज दैट। जब मैथ से, अच्छा मैं थोड़ा सा एक आम क्वेश्चन आप पांचों के ऊपर कर रहा हूं, अगर मुझे उसका कोई जवाब दे दे। हम कहते हैं ना, मैं बहुत दफा पहले भी एक बात की, मेरा ख्याल आई थिंक के उस वक्त ये पीएचडी की स्टूडेंट नहीं हुए होंगे, आप सबके साथ मैंने बात की थी। हम जब यूज करते हैं, हम कहते हैं सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, जहां भी हम रिसर्च करते हैं हम एक बात यूज करते होते हैं, हम कहते हैं जी कि हमने कॉन्फ्रेंस इंटरवल क्या लेना है। हम एक और बात यूज करते हैं, कॉन्फ्रेंस इंटरवल की बात करते हैं, फिर हम ये कहते हैं जी कि हम ये क्लेम करते हैं, हम खुद ये बात कहते हैं, हम कहते हैं जी कि हम ये, एक होता है हमारे पास, देखिए ये दो बातें, जब तक आपको ये तीन बातें आपको पता नहीं चलेंगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टेटिस्टिक्स के टूल तो आपको लग जाएंगे, एसपीएस डेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमने किया क्यों है और हुआ कैसे है। एक डीएफ और एक अल्फा। डीएफ मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, और अल्फा मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दो बातें देखे आएंगी ना, तो फिर हम देखेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कौन सी टर्मिनोलॉजी में। ये दो हमें सिर्फ ये बताती हैं। बाकी तो मैंने क्लास में भी पिछले से पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि डेटा किस नेचर को हमने कौन सा टूल यूज करना है। डेटा किस नेचर को होगा, हमने उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन करनी है। डेटा किस नेचर को होगा, हम उसके ऊपर पैरामीट्रिक यूज करने हैं। डेटा किस नेचर को होगा, उसके ऊपर हम नॉन पैरामीट्रिक यूज करने हैं। ये बातें मैंने चूंकि पहले भी की है, मैं दोबारा भी वन बाय वन अभी इंशाल्लाह ये जो पहला हमारा वे इसमें मैं थोड़ा बहुत रिपीट भी करता जाऊंगा। तो लेकिन ये बातें आपको तब पता चलेंगी कि जब आपको ये पता चलेगा कि हमारी रिसर्च किस नेचर की है। यहां लोग रिसर्च पीएचडी भी कर लेते हैं लेकिन विद माई सेल्फ, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी रिसर्च की नेचर कौन सी है, रिसर्च की टाइप कौन सी है, हम किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। जो रिसर्चर होते हैं उनको तो यहीं से पता चलता है कि ये फील्ड कौन सी है, सिर्फ अल्फा से ही, ठीक है। यहां हम क्लेम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डीएफ की बात करते हैं। डीएफ क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है हमारे पास, n-1। अब या कितनी वैल्यूज हम ले रहे हैं, और यहां भी हमें ये बता रहा है, ये जो n हमें बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम जो सैंपल यूज कर रहे हैं उसका, दिस इज नॉट फॉर टारगेटेड पॉपुलेशन, दिस इज फॉर सैंपल, ठीक है जी। हम जब, अच्छा इसकी एक और बात को तो लेने एक बात की, अब एक और बात है, हम यहां दो बातें यूज करते होते हैं। एक होती जहां भी जो भी टूल यूज करें, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी, मैंने ये क्या कहा था कि जब हम दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन को चेक करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन। जब हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की क्या चीज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उसकी प्रिडिक्शन, उसके ऊपर फोरकास्टिंग, तो हम क्या करते हैं, रिग्रेशन यूज करते हैं। जब हम दो वेरिएबल के दरमियान उसकी वैल्यूज के ऊपर कंपेयर करते हैं, देन हम यूज करते हैं टी टेस्ट। फिर हमें आगे, जब हम वही वाला रिग्रेशन अगर आपके जहन में आएगा तो फिर आप काई स्क्वायर समझेंगे। जब हम वहां, मैंने क्या बात की रिग्रेशन में, जब हम प्रिडिक्शन की बात करेंगे, प्रिडिक्शन की एसोसिएशन तो है ही है ना, जब हम प्रिडिक्ट उसके ऊपर बेस के ऊपर करेंगे, इन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन साथ एक और बात होगी कि विच फैक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड, जो कौन सा फैक्टर है, गुडनेस उसको कहते भी हैं अपनी गुडनेस ऑफ इट, तो कौन सा हमारे पास जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर। फिर जब दो वेरिएंसेस को हम आपस में
एनालाइज करते हैं तो हम एनोवा यूज करते हैं, मेनोवा यूज करते हैं। इसी तरह फिर ये हमारे पास सिर्फ अभी नॉन पैरामीट्रिक की बात करो, पैरामीट्रिक की बात है फिर बाद में। मैंने क्या बात की थी कि सबसे पहले हमें ये क्यों हम यूज करते होते हैं ये चीजें, इसलिए यूज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आएगा तो फिर उसकी बात की बात है। जिस तरह मैंने उस दिन आपको पिछली क्लास से बात की थी कि हम स्टेजेस की बात करते हैं, पहला स्टेज हमें होगा तो हम दूसरे स्टेज पर जाएंगे ना, बीएस करेंगे तो हमें एमफिल में कोई दाखिला देगा। तो इसलिए पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात हमें आएगी और इससे पहले ये दो चीजें हमारे जहन में लाजमन आनी चाहिए। अच्छा, डीएफ की बात एक उन्होंने कर दी, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। लेकिन जब भी हम कोई भी टेस्ट यूज करते हैं, ईच एंड एवरी टेस्ट, काई स्केल यूज करें, एनोवा यूज करें, उसके बाद टी टेस्ट यूज करें, ईच एंड एवरी वन, हम दो चीजें देखते हैं। एक होती है हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू और एक होती है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू। एक टेबुलेट जिसको हम टी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू किसको हम कहते हैं टी वैल्यू, जो हमारे पास नाम नॉर्मल इस तरह की आती है ज्यादातर, क्योंकि हम टेस्ट अपने मैं वैसे ही लेट सपोज कर रहा हूं, जो हमारे पास ज्यादातर इस फॉर्म में आती है। ये मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए भी कह रहा हूं, इस फॉर्म में नहीं भी आ सकती, जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में ना है तो आपकी रिसर्च गलत हो जाएगी ना, रिसर्च आपकी गलत कभी नहीं हो सकती। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो फिर भी आपकी रिसर्च हो जानी है, अगर एक्सेप्ट होगा फिर भी होगी, बल्कि एक्सेप्ट होगा ज्यादा अच्छी होगी रिसर्च। क्योंकि हम लोग असल में वो ये ना ट्राउट मछली बनना नहीं चाहते, हम कहते हैं जो बस एक लगा हुआ काम उसी में लगे रहे हम। तो अगर एक्सेप्ट होगा तो नई चीज आएगी ना, नई चीज हम निकालेंगे ना। रिजेक्ट होगा तो फिर हम कहेंगे दिस रिजेक्ट, देयर इज नो, तो फिर हम ये बात वहां तक करेंगे। अच्छा, हमने क्या करना, देखें बात ये ना, देखें फिर इस वक्त ये दरमियान में बात आएगी, अगर फर्ज किया उस दिन ये बात हुई थी तो अब अगर ये होगा ना तो फिर ज्यादा इंडिफरेंसेस पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो टाइम इस वक्त हो गए 20-15 मिनट, मैंने तकरीबन का राउंड अबाउट 400 किलोमीटर का फासला तय किया, अभी 400 किलोमीटर, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए बंदे को, अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो मेरा ख्याल आप कुछ भी नहीं, आप जीरो हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखें अगर आप में से किसी बंदे ने भी, किसी भी बंदी ने, किसी भी जीरू ने अगर फॉरेन कंट्री का विजिट किया हो, तो सबसे बड़ी उनकी खूबी क्या होती है, वो जो जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा टाइम का पंक्चुअल होता है। और हम हमारी मुझे ही नहीं ताव देना छोड़ती। जो बंदा स्कूल में जल्दी आता है, आप तो माशाल्लाह प्रिंसिपल है, तो क्या करती है वो डर जाती है, तो क्या कहती है जी ना, जो जल्दी आता है वो डर जाती है, वो कहते हैं जी घर से इसको निकाला होगा या ये किया होगा। और जो लेट आता है वो कहता है मैं तो बहुत बड़ा कोई फन्ने खान हूं। तो कोशिश क्या करें फिर आए ही ना, क्योंकि अगर फर्ज किया आप नहीं आ सके, कम से कम दूसरा आप उससे ना हो। अच्छा देखें फिर ये बात हमारी डिफरेंस दरमियान में पड़ा। अच्छा ये मैं मायरा क्या बात कर रहा था, हाँ टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी इस फॉर्म की आती है, तकरीबन राउंड अबाउट 0.00 की फॉर्म में होती है। अच्छा ये कैलकुलेटेड वैल्यू कहां से, ये हमें क्या बताती है, ये हमें ये बता रही होती है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब मैं जाऊंगा तो फिर आपको इसकी थोड़ी सी ज्यादा समझाएगी। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना। और टेबुलेटेड क्या होती है, टेबुलेटेड ये डीएफ वाली, मैं टेबुलेटेड में ये डीएफ वाली टेबुलेटेड वैल्यू जो होती है ना, वो हमें स्टैटिस्टिक टेबल बताते हैं वो हमें, ठीक है जी, वो हमें स्टैटिस्टिक टेबल। अगर हाँ ये कौन सी वैल्यू होती है ये वाली, अच्छा मुझे बताएंगे वैसे कोई, आप में से कोई मुझे बता सकेगा टेबुलेटेड वैल्यू कौन सी होगी। मैंने कहा ना जो स्टैटिस्टिक टेबल आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल टेबल पर, अगर फर्ज के टेबल पर चेक ना करें देन हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू। जो हम मैनुअल काम करते हैं वो ये वैल्यू होती है, जो मैनुअली हम काम करेंगे ना, इतना लंबा काम हम करके आए लाएंगे, वो मैनुअल आएगी, वो भी वही। लेकिन चूंकि लोगों ने हमारे वो, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हम उस जनरेशन में जहां एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। इंफॉर्मेशन की हमारे पास अरबों ढेर है। अब आज से अगर 20 साल पहले की बात है, लोग खुद ये मालूम करते थे और फिर उनकी पीएचडियां होती थी, ठीक है जी, बिलखुसूस पीएचडी। तो अब ये वो बात है टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड की बात, यहां तक क्लियर होगी बात आपको ना। अच्छा अब इस वैल्यू की बेस पर जब हम ये कहते हैं कि आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन वी से दैट वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस, हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। एंड वी से दैट देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ डैश टू डैश, डैश ऑन डैश, काज का इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, ये हम फिर बताते हैं जब ये लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो।
और अब मैं यहां आपको इस तरफ आता हूं, आप लेकर वही बात जो मैंने छोड़ी थी ताकि उस पर आऊं। अब ये हमें कैसे बताता लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि हमारी रिसर्च किस नेचर की है, वो किस टाइप की है, किस ग्रुप की है। आया वी आर सोशल साइंटिस्ट, आया वी आर नेचुरल साइंटिस्ट, आया वी आर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंटिस्ट, आया वी आर क्या कहते हैं अपना इम्यूनिटीज के साथ बिलोंग करते हैं, किसी के साथ भी बिलोंग कर रहे हैं, ये हमें बता कैसे बताती है। हम क्लेम करते हैं जहां हम देखें, सबसे पहले हम चूंकि सोशल साइंसेज में, मैं सबसे पहले सोशल साइंस की बात करूंगा, हम क्लेम ही करते हैं कि हमारा रिजल्ट 95% क्योर है, हम उसके ऊपर क्लेम ही नहीं करते। हम ये खुद क्लेम करते हैं कि इसमें 5% एरर मौजूद है, जो किसी भी फॉर्म से हो सकता है, जो फर्ज किया रिसर्चर की बाइसनेस हो सकती है, जो इंटरप्रेटर की बाइसनेस हो सकती है, जो अपना डेटा कलेक्टर की बाइसनेस हो सकती है, जो डेटा एवेलुएटर की हो सकती है, किसी की भी। ये 95% किसके लिए हमारे पास? सोशल। और जो नेचुरल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज उनके लिए कितना? 99%। हम क्लेम करते हैं, क्यों क्लेम? अच्छा, ये 99% क्यों होता है? क्यों? देखें, आपने देखा होगा जब भी आप किसी अगर आज से 5 साल पहले की बात करें, अभी की बात, आप जब कंप्यूटर लैब में जाते थे जूतियां उतार कर जाते थे अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हम एक होते हैं वॉर्म्स और एक होते हैं हमारे पास वायरसेस, ठीक है ना, ताकि हम उन दोनों को, हम फर्क को हम माइन्यूट कर सकें, एक्सक्लूड कर सकें, या किसी हद तक उनके साथ हम नेगोशिएट कर सकें, ठीक है, ये हमारे पास। और जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं वो और होती हैं, उनका बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या होता है? 99.99%, ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल साइंस चूंकि डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ के साथ रिलेट कर रही है ना। अब देखें, आप देखोगे जब ईसीजी आपके पास, देखें ये ग्राफ आपके पास आता है, और जब ये बिल्कुल छोटा हो जाता है तब लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ नथिंग, नथिंग। जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो लाइफ खत्म है ना, ठीक है। तो कहने की बात की, जब यहां की बात है तो फिर हम पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा होता। ये आपको सब कुछ, क्योंकि आप जो आप यहां बैठे हुए, मुझे ये यकीन है कि आप ही पढ़ने के लिए ईगर है। ये मैं बगैर मजाक कहता हूं, चूंकि बाकी मेरी तरह पढ़ने की ईगर नहीं होते, वो सिर्फ बैठने की ईगर होते हैं। तो इसलिए मैंने दोबारा आपको ये बता दिया कि जब ये देखें ये आ गया हमारे पास, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा, इसकी वैल्यूज में फ्लक्चुएशन है। आसान सी बात करें जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आसान सी बात करें, जो जिस डेटा में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाएगी, फ्लक्चुएशन, एक वैल्यू फर्ज किया 0 आती है, दूसरी 105 आ जाती है, डेटा में फ्लक्चुएशन है ना। तो जब डेटा में फ्लक्चुएशन नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये यूज इतने नहीं होते काम, हमारे यहाँ यूज ही पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं सोशल साइंसेस में, वो भी हम मतलब ज्यादा, क्यों? क्योंकि हमारे डेटा में फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है। यहां भी वो यूज होते हैं ज्यादातर, यहां आकर वो यूज होते हैं, ठीक है जी। अब उसके ऊपर, अच्छा ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हम ये कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ये यहाँ अल्फा तक पहुंच जाए ना, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर ताकि इस सेशन को हम क्लोज, सेशन को नहीं, इस सेक्शन को हम क्लोज करें। अच्छा, अब यहां से अल्फा निकल रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है जी? अल्फा 95/100 इंटू 100, ठीक है ना। हम कहते हैं 0.05 का हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास अल्फा आ गया। और ये किसके लिए होता है? हमारे पास सोशल साइंसेस की। और इसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं वैल्यूज। जब ये वैल्यू हमारी इससे छोटी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वी रिजेक्ट अवर हाइपोथेसिस। जब इससे बड़ी होगी, ये बात फिर मैं कह रहा हूं, यहां हम क्लास में जब थे तो बीएस की बच्चियों को चूंकि समझ थोड़ी कम होती है, उन्होंने शायद ये समझा स्टडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप मैटर ना किया करें, क्योंकि हम लोगों को असल में बदकिस्मती हमारी है, क्योंकि जो हमें टीचर मिलते हैं या सुपरवाइजर मिलते हैं वो हमें इतना बताते ही नहीं है, या मेरी तरह उनके पास भी उस तरह कोई होता नहीं है, तो वो बच्चे को ये समझाते हैं कि ये रिजेक्ट ही करना है। वो उसको ये समझाएं एक्सेप्ट भी करवा दो, कोई मसला नहीं होगा। एक्सेप्ट होगी तो नई थ्योरी निकलेगी ना, नई चीज आप मर्ज करेंगे। तो जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे आवर हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, एंड वी से दैट, फिर हम ये कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। फिर हम कहेंगे ना, फिर हम कहेंगे अगर इफेक्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा? फिर बात तो बाद में निकलेगी ना, जब नहीं होगा, जब हो ही जाएगा तो फिर क्या बात निकलेगी? क्लियर? ये परसेंटेज के लिए 100 ना, क्या 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हम क्यों करते हैं? परसेंटेज लाने के लिए। परसेंटेज ये भी, क्योंकि मैंने बहुत दफा कहा परसेंटेज, ये 3, क्योंकि सेंट जो है वो डॉलर की छोटी यूनिट है, 100 सेंट मिलकर $1 बनता है, तो वहां से परसेंटेज का कंसेप्ट निकला। और हमने वैसे उर्दू में इसको हम फीसद कहते हैं। सद, यहां भी फी, ये भी यहां से निकला फीसद, ये फीसद, सद कहते हैं 100 को, और फी डिवाइडेड बाय 100,
सही है जी। अच्छा, ये आ गया। अब यहां जब बात करेंगे, मैं इसके ऊपर इतना जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर क्या, ये आता है यहां अल्फा होता है 0.01 और यहां अल्फा होता है हमारे पास 0.001। ठीक है ना। ये सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस के साथ, क्योंकि केमिकल साइंसेस भी डायरेक्टली ह्यूमन के साथ रिलेट करती हैं, बल्कि ज्यादा अगर मैं कहूं मेरी बात, तो ह्यूमन के साथ ज्यादा रिलेट केमिकल साइंसेस करती हैं बायोलॉजिकल साइंसेस की निस्बत से ज्यादा। क्योंकि देखें, मेडिसिन एक रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा, मेडिसिन में जो फार्मूले में जो हम उसमें सोडियम डालते हैं, क्लोराइड डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, तो वो फिर ताकि हम अपने फैक्टर्स को जो हमारे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। यहां तक बात हुई। अब हाँ, अब बोले, अब बदले। अच्छा अच्छा, चलो। तो हमारी रिसर्च के ऊपर वो टेबुलेटेड है ना, रिसर्च के ऊपर उसका देखें, उसका रिसर्च से कोई डायरेक्टली रिलेट नहीं है। डायरेक्टली रिलेट हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू डायरेक्टली रिलेट करेगी। वो सिर्फ हमें क्या करती है, बूस्ट अप, जिस हमें हम कहते हैं ना पुश अप कर रहा है कोई बंदा हमें बैक से, क्योंकि उससे हमें, हाँ, तो क्या है जी, वो हमें पुश अप करके बैकअप करके, जिससे हमें ये देखे ना, जिस तरह फर्ज किया हमने पिछले लेक्चर में जब हमने मालूम की, तो उसके उसकी बेस की लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रा करते हैं, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। उसके आगे फिर टेस्ट को मोस्ट सिग्निफिकेंटली हम ये कह सकते हैं कि दिस टेस्ट इज मोस्ट फिजिबल, मोस्ट सूटेबल इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च। मेरा क्वेश्चन ये था सर, आपने कहा कि हम सोशल साइंसेज में ज्यादा पैरामीट्रिक टेस्टिंग, सर पैरामीट्रिक टेस्टिंग तो, और सर आपने कहा कि हम बायोलॉजिकल साइंसेज में नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग यूज करते हैं। सर बायोलॉजिकल साइंसेज तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वहां पर हमने अपना एरर का चांस, कैलिबर एरर हमने बहुत मिनिमम किया हुआ है। तो हम जब इतना हमारा अच्छा एक तरीका मौजूद है पैरामीट्रिक टेस्टिंग का, जो रिलायबल है, इसकी पावर भी ज्यादा है, इसका फैक्ट साइज भी ज्यादा है, तो हम ये छोड़ के फिर नॉन पैरामीट्रिक की तरफ क्यों जाते हैं? पहले तो चलो ये थोड़ा सा करें, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक समझ है कौन कौन सा मिसाल है। पैरामीट्रिक हमारे पास टी टेस्ट आ गया, एनोवा आ गया, और नॉन पैरामीट्रिक में विस्कॉन्सिन टेस्ट आ गया, फ्रीडमैन टेस्ट आ गया, जबर टेस्ट आ गया। सर वो इतने रिलायबल नहीं है जब हमारा क्रिटिकल साइंसेज में, जैसे बायोलॉजिकल और नेचुरल साइंसेज में तो डाटा बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के साथ इसका डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें हम पैरामीट्रिक टेस्ट क्यों नहीं यूज करते? वो पैरामीट्रिक इसलिए यूज कर रहे हैं, क्लास का आपने क्वेश्चन किया, उसकी सबसे मेन वजह है हमारे डेटा में हमारा वहाँ पे नॉर्मल डाटा नहीं होता, नॉर्मल डाटा नहीं, लेकिन सर एंटीफील्ड कहता है कि नॉर्मैलिटी की जो assumption है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फॉर इंस्टेंस जैसे एचपीएसएस में बताता है बूटस्ट्रैपिंग और सही आपको भी पता है, तो सर हम वो क्यों नहीं यूज करते मेथड इसमें? इसीलिए ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्रायल एंड एरर की बात है, ठीक है जी। हम फिर ये करते हैं कि हम दोनों को यूज कर लेते हैं फिर ना, अपने अपनी उस चीज को मोस्ट ऑथेंटिकेटेड बनाने के लिए दोनों को यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा ये यूज होते हैं क्यों, कि वो आपने चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपने इसका क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन रेज करना मैंने आपको पहले कहा है कि इल्म आते ही सिर्फ क्वेश्चन पूछने से, बाकी हर चीज में आप अगर लिखें गूगल के ऊपर फजे के पाए, तो वहां आपको फजे के पाए की भी 1000 दुकानें आपको दे देगा। जो आप कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन रेज करना बड़ी बात होती है। तो बेहतरीन आपने क्वेश्चन रेज किया, और उसका यही आंसर है कि चूंकि डेटा में फ्लैक्चुअलिटी ज्यादा होती है, डेटा में इंतशार ज्यादा होता है, डिस्पर्शन डेटा में ज्यादा होता है, हम वो यूज करते हैं उसको कम करने के लिए, और इसको भी काउंटर चेक करने के लिए साथ यूज करते हैं ना। आप देखा होगा, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके अच्छा काम होता है, तो वो सोशल साइंस में भी इसको साथ यूज करते हैं। क्यों? ताकि वो उस एरर को काउंटर बैलेंस कर सके। ठीक है, चलिए वही बात है। एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से भी? जबरदस्त बेटा, इनका क्वेश्चन था, इनके क्वेश्चन से बाकियों तक भी मेरा ख्याल है बात पहुंच गई है। ठीक है जी, तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं जिस तरह हम कहते हैं। अब क्यों हुआ जी, इसकी कुरैन के क्वेश्चन का यहां से सबसे बेहतरीन जवाब आ जाएगा। वैसे भी आ गया, लेकिन अब हम हमारे पास अप्रोचेज हैं ही दो, तीसरी कोई भी नहीं हमारे पास। ये वैसे बातें होती हैं कि तीसरी मिक्स्ड मेथड, अप्रोचेज हैं ही दो, या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। इन्हीं दोनों की उसी डिफरेंस को कम करने के लिए हमने साथ मिक्स्ड मेथड की बात की। ठीक है, मैं इनके ऊपर अभी डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा कि क्यों की और किस लिए की, इसलिए ताकि लिमिटेशंस को हम मजीद कम कर दें। ठीक है, समझ रही बात की ना? तो यहां तक क्लियर होगी बात की। अब हम आते हैं जी यहाँ जिस जिस जिधर मैंने छोड़ा था, यहाँ डीएफडी जहां हमने छोड़ी थी। देर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। ठीक है जी, पहले हमारे पास क्या है, सिर्फ जो प्रेजेंटिंग के लिए,
और दूसरी हमारे पास क्या, डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। पहली प्रेजेंटिंग, दूसरी क्या, डिस्क्राइब करने। और प्रेजेंटिंग में हम चूंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, मैं सिर्फ बस यहां सिर्फ डीएफडी की लाइंस ड्रा करके चूंकि ये चीजें कवर होती जाए, तो फिर उसमें हमारे पास क्या होता है, हिस्टोग्राम होते हैं, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स होते हैं और पाई ग्राफ्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहां हमारे पास क्या जी, हिस्टोग्राम को हम अपने क्या कहते हैं जी, जिसमें हमने क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशन की बात कर रहे होते हैं। और जो पॉलीगॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लाइन ग्राफ्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी बेस के ऊपर हम क्या चीज ड्रा करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं। मेन सिंपल सी बात, जब हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात करनी है, उनके रिलेशनशिप को हमने सिर्फ ड्रा करना है, प्रेजेंट करना है, तो हम वहां उस वक्त हिस्टोग्राम यूज करते हैं। और जहां हमने इन्फ्रेंस की बात करनी है वहां हम क्या यूज करते हैं, पॉलीगॉन यूज करते हैं। और पाई चार्ट कहां यूज करते हैं, पाई चार्ट कहां यूज करेंगे, कि यूज कहां करेंगे, जब जब हमने अपने वेरिएबल्स को मोस्ट ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, तो उनको हम परसेंटेज में लेकर जाकर वहां उनको हम पाई, आपके साथ तो बेटा उस दिन बात हुई भी थी इसके ऊपर और डिस्कस भी हुआ था, तो ये बात हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब। अब इसके आगे फिर दो मजीद ब्रांचेस हैं, एक को हम उस दिन पढ़ चुके थे, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, और दूसरी को अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। पहला क्या हमारे पास, सेंट्रल टेंडेंसी, जिनकी हमने आज डिस्कस करना है, सेंट्रल टेंडेंसी। और दूसरा हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिस्पर्शन, इंतशार जो है ना हमारा डेटा में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसको क्या, अब सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास जी, इसकी फिर हमारे पास नॉर्मली तीन टाइप्स होती हैं। आगे मैथमेटिक्स की अगर बात करें, फिर उसके आगे मीन की भी आगे तीन मजीद टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ किसकी बात करेंगे, जो सबको समझ आ जाए, ठीक है जी, जो हम में से ज्यादा लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। एक हमारे पास मीन है, एक हमारे पास मीडियन है, एक हमारे पास मॉड है, ठीक है। इन सब के ऊपर बात हो चुकी है। फिर मीन के आगे फिर मजीद तीन किस्में, बड़ी किस्में, क्वार्टाइल डिसाइल की बात भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बड़ी किस्मों की बात करूंगा। एक हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, एक हमारे पास हार्मोनिक मीन है, एक हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। और उसके आगे फिर क्वार्टाइल डिसाइल्स वगैरह की बात आएगी, उसको भी यहाँ ही हम छोड़ते हैं, ताकि हम वो ही बात करें जो बात हमारी रिसर्च के साथ ज्यादा रिलेट कर रही है, ठीक है जी। हाँ, अगर आप ये इन रिसर्च की बात करें नेचुरल साइंसेज में, तो फिर आपने यहाँ भी जाना है नीचे मजीद, ठीक है, क्योंकि हमारा काम जहां तक हो रहा है हमने कोशिश करनी है, हमने वहां छोड़ देना है, ठीक है जी। मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है, इनकी भी चूंकि मैंने फार्मूलों के साथ भी पिछली क्लास में आपको सॉल्व किए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी सी बात करके इससे आगे निकल जाता हूँ। यहाँ भी हमारे पास दो टाइप होती हैं डेटा, फिर मैंने वो डेटा की कैटेगरियों की बात की, जो मैंने मेरा ख्याल है पिछले से पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी, एक होता है हमारे पास ग्रुप डेटा, एक होता है हमारे पास अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं, ठीक है जी। और अनग्रुप कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंपल इज दैट, ठीक है जी। और ये मैंने आपसे पूछा था, मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, क्योंकि ताकि मेरी नॉलेज भी रिफ्रेश हो और आपका भी हो। क्या हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा बना सकते हैं? ओपन क्वेश्चन आप, क्या हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा बना सकते हैं, बिलखुसूस जो लोग उस दिन नहीं थे वैसे? क्या हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा बना सकते हैं? बना सकते हैं, ये तो तुक्का मारने के अलावा बना, कैसे बना सकते हैं? अच्छा चलो उसको भी छोड़ो, ये आप जो सारे बैठे हुए हैं, लेकिन डेटा है ना, डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर कलेक्शन विच इज इन रॉ मेटेरियल, जो रॉ फॉर्म है, जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, जो मीनिंग लेस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिस अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी मीनिंग इतनी ज्यादा हमारे पास हो नहीं सकेगी, उसको हम कहेंगे क्या, हमारे पास अनग्रुप्ड है। तो आप ये जो बैठे हुए हैं यहाँ सारे, डेटा है ना, तो ये डेटा ही है, ये ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा? क्यों अनग्रुप है? ये मैंने इसके ऊपर आप सबके साथ बात की हुई है, बिल्कुल। बस जब हाँ वही लंबी चूंकि वो बातें आपने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, वो फिर आगे आप पर यहाँ आकर वो भी हमने चूंकि यहाँ भी डिस्कस किया था। क्या होगा जी, आप इसी को इसी इसी को जब हम करेंगे ना, ये मैडम बात करें,
अच्छा जी, बहुत माजरत, ड्यू टू सम ऑफिशियल मैटर्स थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अच्छा, तो मैं ये आपको क्या बात करता, हम बात करते क्वालिटेटिव क्वांटिटी ना, यहाँ अनग्रुप ग्रुप की बात करते। यही जो है ना डेटा, हम यहाँ सारे जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इसको हम प्रॉपर ऑर्डर दे दें, ऑर्डर में कर दें, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या बने, ग्रुप बनेंगे। कैसे ऑर्डर में दे दें और इसके कैसे दें किसी को ना। हाँ ठीक है, ये भी कैटेगरिकल हो जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा। और इसके अलावा ये तो कैटेगरी के ग्रुप बन गया, कैटेगरी का ग्रुप बन गया, ठीक है। और फाइजा आप किसी में कुछ एज वाइज कर दें, वो भी ठीक है। और उसके अलावा जीपीए वाइज, रोल नंबर वाइज, अल्फाबेटिकली, ठीक है ना, ये सारा हमारे पास ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। और फिर ग्रुप में हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी काउंट लाजमन करते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हमने ये बात की और इसी के ऊपर फिर मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि सबकी वो हो जाए। जब हम ग्रुप अनग्रुप डेटा से मीन मालूम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, या अनग्रुप के लिए, ठीक है जी। एक्स हमारे पास इंटीजर्स को, या हमारे पास जो अकरेंसेज हैं, या हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको डिनोट कर रहे हैं, और एन हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक है। और जब हमारे पास यही जो होगी ये ग्रुप डेटा से होगी तो हम क्या कहें, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ लिख दें या समेशन ऑफ एन लिख दें, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है ना, डजेंट मैटर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और एक्स मैंने बताया था, एक्स हम कैसे मालूम करते हैं, ये भी बातें पहले हो चुकी है। अब मीडियन की जब हम बात करते हैं, मीडियन की, मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड, उसमें हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो सबसे मिड वैल्यू होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होता है कि पहले हमने डेटा को अरेंज करना, अरेंज ऑर्डर में लाना, ऑर्डर स्केल में लेकर आना, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे मायरा, सेंटर वैल्यू। और अगर हमारे पास इवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, सेंटर की दो वैल्यूज को और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ये भी चूंकि पहले बात भी हो चुकी है। और जो इसका फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। इसके ऊपर भी चूंकि डिस्कस हो चुका हुआ है, एल के, एच के, एफ के, एन के और सी के, इस ये ग्रुप के, ठीक है ना, इसलिए इसके ऊपर भी मजीद डिस्कस नहीं करूंगा इस पर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो मॉड है, मॉड जो अनग्रुप से, उसको क्या कहते हैं, मोस्ट रिपीटेड डिजिट, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड, रिपीटेड नहीं, ये मैंने उस टाइम भी क्लास में बात की थी, इसलिए मैं इसके ऊपर फिर दोबारा जोर देकर बात कर रहा हूं कि मॉड इज नॉट रिपीटेड वैल्यू, मॉड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। फर्ज की एक डिजिट हमारे पास 2 दफा आ रहा है, दूसरा भी 2 दफा आ रहा है, वो दोनों मॉड नहीं होंगे। अगर 3 दफा आ रहा है तो 3 दफा वाला होगा, 2 दफा वाले फिर अल्लाह के हवाले ही रह जाएंगे, सही है जी। अच्छा, फिर हमारे पास मॉड क्या है जी, मॉड फ्रॉम ग्रुप डेटा क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। इसके ऊपर भी आपको ये सब का पता है कि एफ एम कौन सा है, एफ वन कौन सा है, एफ टू कौन सा है, वगैरह वगैरह, एल कौन सा और एच कौन सा और एफ कौन सा, ठीक है जी। क्लियर हुई ना बात की ना। ये जो कि इसके ऊपर मैंने आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके बताई, और वही जो सोल्यूशन है ना, वही हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू वाली बात आती है, ठीक है जी। लॉगरिथमिक की बात है ना, लॉगरिथम तो आप सब ने यूज किए हैं ना, चलो ये लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उस कॉलम में जाकर देखते होते हैं, इसका फर्क उस कॉलम में जाकर देखते हैं। यही वाली बात स्टैटिस्टिक टेबल भी तकरीबन वही चीज है, उसमें कोई इतना बड़ा मतलब कुछ जिसको कहते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वाली बात नहीं आती, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, सेंट्रल टेंडेंसी, इसको उर्दू में कहते हैं मरकजी रुझान के पैमाने, मरकजी रुझान के पैमाने, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा में इंतशार, जो फैलाव जो है डेटा में, जो डेटा फैला हुआ है उसको हम कैसे उसको कवर करते हैं, और इसी की बेस के ऊपर हम बाकी चीजें, तो मेरा ख्याल है एक मीन और एक वेरिएंस, ये आपको हर जगह यूज होगी। आप जो भी टेस्ट यूज करेंगे, पैरामीट्रिक करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक करेंगे, ये इन दो से आपकी जान कभी नहीं छूटेगी। बाकियों की बात अलग की बात है, वो हो ना हो, लेकिन ये दो बातें चूंकि हम कहते हैं क्या करते होते हैं जी, फर्ज किया लेट्स सपोज आई हैव द डिग्री ऑफ पीएचडी, लेकिन जब मैं किसी जगह भी जाऊंगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मुझसे सबसे पहले किसकी डिग्री के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने स्कूल कहां से किया हुआ है, और उसके बाद अगली डिग्री होगी मैट्रिक की, जो हमेशा पूछी जाएगी। और जो कहते हैं ना कि जो बंदा तालीम याफ्ता होता है उसका आईडी कार्ड मैटर नहीं करता, उसका मैटर करता उसकी मैट्रिक की सनद, जो नाम उसकी मैट्रिक की सनद पर होता है वही नाम मोस्ट ऑथेंटिकेटेड होता है, और जो डेट ऑफ बर्थ उसकी मैट्रिक सर्टिफिकेट पर होती है
वही मोस्ट ऑथेंटिकेटर होती है। तो ये मैं मिसाल क्यों जोड़ी है, इसलिए कि ये समझ लें कायदा क्लास है और वेरिएंस हमारे पास मैट्रिक क्लास है, इनकी ये कहीं भी जान नहीं छोड़ेंगे, बाकी बातें उसके बाद होंगी। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद आपने जोर देना है। मैं उसको बोर्ड पे करके आपके साथ भी शेयर करूंगा और फिर इंशाल्लाह इस जो हमारा ये वाला जो लेक्चर एंड होगा उसके बाद हम उसको जो पैरामीट्रिक की बात करेंगे हम अगली क्लास में कर लेंगे। सही है। थोड़ा ऊंची आवाज में बात करें हमारे तक भी पहुंचे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस को उर्दू में तगय्युरियत, ठीक है ना, उर्दू का जो लफ्ज में। अब वेरिएंस क्या, हमारे पास वेरिएंस की भी हमारे पास दो, क्या कहते हैं उसको, दो हमारे पास मालूम करने के मेथड हैं। एक हमारे पास हो गया ग्रुप डेटा से, एक हो गया हमारे पास अनग्रुप डेटा से, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज जी, हम इतना लंबा रखते ही नहीं है, 1 से 20 तक डिजिट्स हैं, ठीक है ना, उसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। आप बोले फायजा कोई डिजिट 1 से 20 तक। 6। आप बोले किशोर 9। आप बोले 11। आप आप 15। ठीक है, ये हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है जी। अब ये अनग्रुप है, ठीक है ना, इसको इसको हमने ग्रुप बनाना नहीं, हमने अनग्रुप से ही मालूम करें, ठीक है। ये एक्स आ गया, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 6, 9, 11, 9, 15, ठीक है जी। 36, 81, 121, 81 और 225, ठीक है जी। स्क्वायर बेटा बिलखुसूस अपना फायजा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे, होगा समेशन ऑफ एक्स। ये लफ्ज भी आपको हमेशा साथ ये साइन आपको रहेगा, इसका मतलब समेशन जमा करना, ठीक है जी, किसी चीज को। अब ये 6 और 9 15, 15 और 11 36, 15 और 11 26, 26 और 9 35, 35 और 15 50, ठीक है जी। ये हमारे पास है क्या, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया जी, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 4 और 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 4 और 2 कैरी, 2 और 1 3 और 2 5, 545, 544, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 1 2 3 4 और 5, ये 5, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है जी, सिंपल सी बात है, एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक है जी। सही है ना, ये तो सबको पता ही होगा फार्मूला, ठीक है जी। नहीं पता तो इसको देख लें। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लें। समेशन ऑफ हमने सब मालूम किए हुए हैं, समेशन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 50, एन हमारे पास क्या 5 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 544 डिवाइड बाय 5। इसको यहाँ ही काट दें, आसान हो जाएगा। 5 10 हजार, ठीक है जी। 10 स्क्वायर माइनस 544, सॉरी चलो 10 स्क्वायर ही कर लें अभी। 544 डिवाइड बाई 5, 100 माइनस 544 ओवर 5, 5 एलसीएम आ गया, माजरत समेशन ऑफ उल्टा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू माइनस हो जाएगी, हम बात वही है, ठीक है। समेशन ऑफ 544 डिवाइड बाई 5 माइनस 50 ओवर 5, 10 आ गया। 544 ओवर 5 माइनस
100 over 1, ठीक है जी। ये हमारे पास 5 एलसीएम आ गया, 5 1 जार 5, 544 और माइनस 1 5 जार 500। ये इस तरह ना, चूंकि ये माइनस नहीं होता, ठीक है, वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही होती है, सही है ज्यादातर। ये 44 over 5 हो गया, 5 8 जार 40, 4.05, 8 जार 40, 8.8, 8.5 सॉरी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, क्या आ गई हमारे पास, ये वेरिएंस, ठीक है जी। अब इसका अनग्रुप्ड, ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट और रूट का फर्क पता ना, क्या फर्क होता है? अंडर रूट और स्क्वायर रूट में क्या फर्क है वैसे? इसी के वैसे आइडिया स्क्वायर रूट अंडर रूट में, वैसे छोटे, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई अंडर रूट की वैल्यू 1/2, सॉरी आपने भी उल्टा कह दिया, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है ना। अंडर रूट की वैल्यू कोई हो सकती है, वो यहाँ इसके ऊपर अगर 5 होगा तो 1/5 होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा फर्क होता है, ये भी आपने याद रखना, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी ये निशान ये है ना, ये स्क्वायर रूट की होता है, जब इसके ऊपर कोई वैल्यू होगी तो उसका अंडर रूट कहेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, एस स्क्वायर अंडर रूट 8.5 अंडर रूट, ये अल्लाह के वाले गया, और 8.5 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, उसकी पावर 1/2 ले लें, ये हमारे पास क्या गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। जी बेटा, ना 8.5 8 से, हाँ 8 है ना, मैंने 8 ही देखा था, लेकिन आपने बोला था है, मैंने बोल दिया, उसमें कौन सी बात है, कौन सा ये कुरान के हरफ है जो इधर से उधर हो गए। 8.8 और 8.8 इसका अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू। और स्क्वायर रूट भी आपको लेना आता होगा, ठीक है जी। वैसे नॉर्मली हर चीज बंदे को आती है, इसका नॉर्मल स्क्वायर रूट लेना आता है, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं किसी वैल्यू को, ये फर्ज किया हम 8 है, 8.8 चलो मुश्किल, 8 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, हम इसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके ऊपर उसका स्क्वायर उसके ऊपर कंप्लीट हो। अब 2 अगर करेंगे, यहाँ 2 4 जार 8 नहीं आएगा, 2 2 जार 4, कितने बच के हमारे पास 4। अब क्या होगा, अब ये 2 का डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, अब आप, हाँ इसको 1 0 से होगा तो 0, इसको इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना, जिससे मेरा कहने का मतलब है यहाँ करेंगे और वहां भी करेंगे तो आसान सा काम है, आपको कैलकुलेटर से कर लेंगे, ये आसान सी बात हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तो कोई बात डिस्कस करनी है वैसे, ठीक है। ये हमारे पास आके मैं थोड़ा सा इसको, ये जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है, मैं भी थोड़ी सी आपको दिखा दूं, पहले भी देखिए, ये ग्राफ्स थे हमारे पास, यूज ऑफ ग्राफ है, बार ग्राफ है, यूज ऑफ बार ग्राफ है, पाई डायग्राम है, इसकी यूजेज क्या है, हिस्टोग्राम है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसकी यूजेज क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके ऊपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, जैसा मैंने कहा था जीपी और सीजीपी, ठीक है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं। अच्छा, यूज ऑफ गिव डेटा फॉर्मेट्स की कैलकुलेशंस थी, इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसके ऊपर मैंने डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। नॉमिनल और आइडियल इसके ऊपर भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरवल और रेशियो इसके ऊपर भी पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है। ये फिर सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है जी। ये मीन की बात थी जो मैंने आपको करके बताई थी पिछले लेक्चर में भी, और ये इस तरह थी, ठीक है ना। ये मीडियन की बात थी, ये मॉड की बात थी, और व्हेन टू यूज बट कब हमने यूज करना है ये भी आप हमने डिस्कस कर चुके थे। अब ग्रुप डेटा में भी हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये वो ग्रुप डेटा है, ये एक्स आता है, एक्स कैसे आएगा, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, फिर एफ एक्स होगा, और फिर हम इससे मालूम कर लेंगे, ठीक है। ये फिर मीडियन है, और ये फिर मॉड है, और ये फिर वेरिएंस की बात है, ठीक है जी। अब ये वेरिएंस की बात जो अभी हमने की है, इसको थोड़ा सा मजीद यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मजीद और भी समझ आ जाए। क्या ये डेफिनेशन, अ वेरिएबल एक्स दैट टेक्स ऑन वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xk, कोई भी इनफाइनाइट नंबर तक, विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 अप टू fk हैज मींस x बार जब भी होगा इसका मतलब क्या, दिस इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है जी। अच्छा जी, वेयर एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, वही जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, अगर एन लिखें या समेशन ऑफ एफ लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। द फार्मूला फॉर द मीन यूजिंग ग्रुप डेटा द वेरियंसेस, अब वो मैंने अनग्रुप से किए, अब ग्रुप डेटा से ये इस तरह होगा, और ये भी मैं अभी आपको करके बताता हूँ, ठीक है जी।
अगर ज़रूरत है, नहीं है तो फिर मुझे बता दें, मैं आपको चलो समझा देता हूँ, करके बताता नहीं हूँ, ठीक है जी। वेरिएंस ये ग्रुप डेटा से, वो था किसके लिए, अनग्रुप से। यहां हमने क्या करना, एस स्केयर मीन्स डिनोट करता है किसको, वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है सिर्फ, ठीक है जी, क्योंकि वो अंडर रूट उससे कट जाता है। समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार मीन अरिथमेटिक मीन, इनको होल स्केयर डिवाइड बाय एन माइनस वन, बल्कि यहां इसको हम एक्स आई कह दें, ठीक है जी, क्योंकि हर वैल्यू के साथ साथ हम करते जाएंगे। एक्स आई जब वन होगी तो एक्स वन हो जाएगी, टू होगी तो टू हो जाएगी, आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है जी। जी जी, काम ना शुरू आ जाए, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास किससे जी, अनग्रुप डेटा से, सारी ग्रुप डेटा से, ठीक है ना। और इसके लिए जरूरी क्या होगा, मैंने आपको वही बात जो आपको मैंने पहले बड़े जोर देकर बात की थी, क्या जोर देकर बात की थी, कि हमने सबसे पहले क्या चीज, अगर बाकी चीजें भूल भी जाए, ठीक है, जब भी हम डेटा जर्नी में, मैं इसलिए जब शुरू में भी वो सेमिनार की स्लाइड्स तैयार करने की बात थी, मैंने वहां भी लफ्ज डेटा जर्नी लिखा था, क्योंकि डेटा ही है जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है ना। और फिर मैंने शुरू वाले लेक्चर में एक दफा बात की डेटा की, फिर हमारे पास हर चीज डेटा है, वो बेशक न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, बेशक वो अल्फा न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, बेशक वो अल्फाबेट की फॉर्म में हो, बेशक वो इमेज की फॉर्म में हो, मैं आगे जो मेरा ख्याल है बात, बेशक वो इमेज की, बेशक वो ऑडिटरी की बात में, मैं बोल जो रहा हूँ दिस इज आल्सो डेटा, बेशक वो विजन की बात में हो, वो भी डेटा है, जिस तरह हम, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह, ये बात नहीं है कि ये कोई अल्लाह की हिकमतों के ऊपर की बात आएगी, ये बात होकर रहेगी कि हम जब मर खप जाएंगे लेकिन हमारी आवाजें फिर भी सेव रहेंगी, और वो यही चीज है, ठीक है जी। और ये चीज करके हमसे ज्यादा जो अल्लाह के करीब है वो गैर मुस्लिम है जो इसके ऊपर काम करते हैं, हम जब इसके ऊपर काम करने वाले लोग होते नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, समेशन ऑफ एफ का आपको समझ आ गया, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन, और इसका जब हम अंडर रूट ले लेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, क्लियर हुई बात की। अब डेटा एनालिटिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं, और इसके बाद फिर अगली जो हमारे पास क्लास आएगी, हम उसमें जो अगला हमारे पास 10-15 मिनट के बाद जो हम करते हैं, तो उसमें हम फिर पैरामीटर को नॉन पैरामीटर की बात करेंगे, ठीक है जी। डेटा एनालिटिक्स ये भी मेटा डेटा के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, ये इतनी कोई आपके लिए काम की चीज़ है नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ डेटा, मेटा डेटा, फोटोज, वेबसाइट्स, ये इतनी कोई डेटा प्रोसेसिंग की बात। अच्छा चलो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डेटा को हम प्रोसेसिंग कैसे करना है, चलो थोड़ी सी, चलो मुझे लग, अब देखें जब भी हमारे पास, इसको पहले मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा जी, each and every time when we get something from any source, either it is primary source, either it is secondary source, either tertiary source, ठीक है ना, जब भी हम कुछ लेते हैं वो हमारे पास जो पहली बार हमारे पास आती है वो हमारे पास डेटा ही होती है, बेशक वो प्राइमरी डेटा हो, बेशक वो सेकेंडरी डेटा हो, बेशक वो टर्शियरी डेटा हो, ठीक है ना। प्राइमरी क्या है, जो सिंगल हैंडेड होती है, सेकेंडरी कौन, जिसके ऊपर पहले ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम हो चुका होता है, ठीक है। जिस तरह हम किसी का थीसिस उठाते हैं, उससे काम करते हैं, वो हमारे पास प्राइमरी होता है, वो हमारे पास सेकेंडरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने काम किया होगा, ठीक है जी। और टर्शियरी जिसके ऊपर 2-3-4 हाथ लगे हुए हैं उसको। अच्छा, फिर मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हम उसको प्रोसेस करेंगे, जब भी, जब प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास, जब भी कोई भी चीज, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन। और फिर मैंने शुरू में चूंकि डिस्कस भी किया था पहले लेक्चर में, फिर मैंने क्या कहा था पहले लेक्चर की जो स्लाइड्स थी, जो उसका जो टाइटल था वो क्या था, डेटा, हाउ डेटा बिकम्स डिसीजन, ठीक है। और डिसीजन कैसे बनता है, अभी इसके आगे मजीद फेज आएंगे। अब इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट, वी नॉट क्लेम दैट कि इंफॉर्मेशन हमारे पास वैलिड है या अनवैलिड है, हमें तो पता ही नहीं है वैलिड है अनवैलिड है। क्यों क्यों नहीं पता, क्योंकि कोई बंदा हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, कोई बंदा हमें, बाज का ये भी होता है जी कि हमें आपके पिछली जगह का पता नहीं होता कि हम ये आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, सही है, लेकिन एक एंगल से हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं रिसर्चर एक एंगल से कभी देखते ही नहीं, जब तक रिसर्चर एक एंगल से देखेगा इट्स मीन कि ही और शी इज नॉट अ गुड रिसर्चर। रिसर्चर, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ये, मैं चलो थोड़ी सी आपको एक अच्छा और एक वैलिड पॉइंट दे रहा हूं कि जब भी कोई बंदा आपको ये कहे ये किताब नहीं पढ़नी, आपने वो किताब लाजमन पढ़नी है। कोई बंदा कहे ये लीडर नौसरबाज है, नौटंकीबाज है, उसको आप पे लाजमन उसको डिस्कस करना, उसको लाजमन ऑब्जर्व करना, क्या पता, और क्या पता कि यकीनन यहीं से लोग निकलते हैं, ठीक है, जो एक भाव में चलते हैं, वो मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है, मेरा ख्याल है सिर्फ
कुर्रतुल-ऐन के अलावा बाकी सब ने उस मिसाल को बहुत मल्टीपल टाइम सुना होगा। मैंने क्या कहा आपको कि आजकल तो चूंकि वैसे भी सर्दी है, मछली लोग खाते हैं। अब मछली क्या होती है, मछली की डिफरेंट किस्में, रहू है, माशेर है, वगैरह वगैरह, सिल्वर है, और भी है बड़ी बड़ी। मतलब कोई भी मछली जो आप मुझे कहें जिसकी कीमत सबसे ज्यादा, वो कौन सी है? कौन सी है वो? आप के साथ तो बात हो चुकी है, मैं अपना कुर्रतुल-ऐन कोई आइडिया थोड़ा सा, सबसे महंगी मछली कौन सी है? हाँ ट्राउट, चलो जी ट्राउट है, ठीक है। क्यों ट्राउट है? अब ये तो हो गया ट्राउट है, क्यों है? इसलिए कि वो उल्टा पानी के उल्टे भाव तैरती है, ठीक है, वो सीधे भाव नहीं तैरती। इसलिए जो लोग भी होते हैं ये यहाँ से निकलते हैं, जो उल्टा भाव तैरते हैं। सीधा भाव तैरने वालों को कोई भी ना लिफ्ट कराता और ना उसके। मैंने आप दफा एक दफा पहले भी आपको एक बात की थी। एक रूस का एक बहुत बड़ा राइटर है टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, उसको किसी बंदे ने, वो कहीं जा रहा था तो किसी बंदे के उसने पाँव के ऊपर पाँव, अपना पाँव रख दिया, तो उस बंदे ने उसको जितनी गालियां उसको आती थी उसको दी। जब वो गालियां दे देकर थक गया, उसने अपना हैट उतारा और हैट उसके आगे छोड़ा। उसको कहता है जी कि मैं टॉल्स्टॉय हूँ और मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ। उस बंदा वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा जी मुझे आप पहले बता देते। उसने कहा पहले तुम अपना तारफ करवाते हैं तो मुझे मेरे तारफ की फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए पहले दूसरे का सोचा करें। और रिसर्चर होता ही वही है, ठीक है। इसलिए देखें हम क्या कहते होते हैं, आप बिलखसूस क्योंकि पीएचडी वाले वही हैं, आप लोगों का भी उस तरह रिसर्च में अब क्या होता है रिसर्च में, जिन्होंने बीएस पे अच्छा काम किया हुआ, मैंने इसका कल थीसिस देखा था, बहुत ही जबरदस्त काम है। उसमें हम सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर देते हैं? सुपरवाइजर वो क्या कहता है कि जो भी पैरा लिखो उसके लाजमन रेफरेंस लाजमन साथ कोट करो। और हम लोग शायद हम ये समझते हैं हम रेफरेंस कोट करेंगे शायद हमारी कोई कमी हो जाएगी, ठीक है ना। कमी नहीं होती, वो आप उसको देखें क्रेडिबल। अब देखें इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, मैं बहुत दफा वो मिसाल भी दे चुका हूँ। चलो वो भी चूंकि इस वक्त टाइम की बात है, किसी के पास ये मुझे बताएं बेटा। अच्छा ये अच्छा, इस तरह का एक पेंसिल है जिसको टिक टिक करते पिकासो ऊपर लिखा होता है। उसका नाम कभी पिकासो कौन था? दुनिया का सबसे बड़ा कैलीग्राफर, ठीक है ना। वो एक दफा मैंने आपको पहले भी एक दफा मिसाल दिया। वो एक दफा क्या हुआ जी कि किसी मार्केट में खड़ा था, एक औरत ने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद कहती है कि मेरी बेटी बीमार है तो मुझे कुछ चीज बना दो ताकि मैं उसको बेचूं जाकर, तो मैं अपनी बेटी का दवाइयों का खर्चा पूरा कर सकूं। उसने पहले बहुत टाल मटोल किया। उसने कहा जी मेरे पास ना औजार है, ना कैनवस है, ना मेरे पास ड्राफ्टिंग बोर्ड है, मैं कैसे बनाऊं? जब वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, उसने जेब में से निकाला कागज और पेंसिल निकाला, उसके ऊपर तिरछी लाइनें लगाई और उसको कहता है ये जाओ ले जाओ, ये मार्केट में बेचो, मैं यकीन कहता हूँ तुम्हें $1,00,000 इसका मिल जाएगा। वो औरत बड़ी हैरान हो, पर जिस तरह हम होते हैं जब हमें कुछ सा टाल दे, वो औरत उसने कहा इसने मुझे टाल दिया होगा। जब पहली दुकान पर गई तो बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें इसके $2,00,000 देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये किसकी, पिकासो की कैलीग्राफी है। तो वो औरत इतनी खुश हुई, लेकर आई। जब लेकर आई तो क्या करती है जी, आकर टॉल्स्टॉय के कदमों में बैठ के कहती है कि मुझे भी अपना शागिर्द बना दो, मैं भी ये करूंगा। मैं उसने कहा कि ये काम करने के लिए इसके पीछे मेरी 40 साल की मेहनत है, ये एक दिन में तिरछी लकीरें लगी नहीं। तो इसलिए रिसर्चर हर एक बंदे को उसके काम में क्रेडिट दें, क्योंकि देखें अल्लाह गवाह, चूंकि मैं तो खुद थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लिखने वाली बात भी है, तो लिखने के लिए आपका पूरा खून निकलता है, ठीक है ना, पूरा आपके पसीने के गड़े देते हैं, ठीक है ना, फिर आप लिखते हैं। और जमाने की सख्तियां आप थोड़ी और बर्दाश्त करते हैं, तो फिर जाकर कुछ ना कुछ अल्फाज निकलते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें रिसर्चर जब भी आप रिसर्च करें लाजमन दूसरे बंदों को क्रेडिट दें। उसका फायदा ये होता है कि अल्लाह उसका क्रेडिट फिर आपको अल्लाह देगा। अच्छा ये आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन। उसके बाद वही बात जो हमने करनी है, मैं इतनी लंबी बात इसलिए की, वहां से हम फिर क्या करते हैं, एविडेंस लेते हैं। फिर हम एविडेंस ले रहे हैं, वो सेंसस से लें, वो ऑब्जर्वेशन से लें। वो मैंने आपको जो ऑब्जर्वेशन वाली मिसाल एक दफा दी भी थी, वो कुत्ते के मुंह में उंगली डालने वाली मिसाल। तो एविडेंस भी, लेकिन एविडेंस कौन अच्छे दे सकता है? जो अच्छा ऑब्जर्वर होगा। और अच्छा ऑब्जर्वर कौन होगा? जो अच्छा लिसनर होगा। देखें जो बेबी होता है जब वो दुनिया में आता है उसको कुछ भी नहीं, ना वो बोल सकता है, ना वो छू सकता है। छुएगा आग के पास चला जाएगा, वो तो उसको तो नहीं पता आग गर्म है ठंडी की। सिर्फ उसको एक हिस्सा आती है क्या, लिसनिंग की, वो सुन रहा होता है। और हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि हम सुनते नहीं है, बोलते बहुत ज्यादा है। और जब बोलते बहुत ज्यादा है फिर किसी काम, फिर वही वाली बात है, न्यूटन ने जब उसको सेब गिरा तो उसने कहा मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। हमें सेब मिलता तो हम उसको पहले साफ है टिश्यू से, तो इसको मुंह में डालते कहते हमने पा लिया, हमें सेब मिल गया। सही है जी। तो एविडेंस, एविडेंस के बाद क्या है जी, इसकी बेस पर हम फिर जजमेंट लेते हैं। फिर हम इस काबुल, जैसे हम कहते हैं जज, फिर हम इस काबुल होते हैं कि हम कोई जज कर सकें किसी चीज को, ठीक है ना। और एट द एंड हमारे पास क्या आता है, डिसीजन, डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा
ये पता नहीं कहाँ, अच्छा ये बात यहाँ, अच्छा यही वाली बात, बस ये बात करके फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, जो कि फिर आप भी जाएं और काम करें। ये देखें क्या जी डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा, उसके लिए हमारे पास ये चीजें हमारे जहन में आएंगी, की फंक्शंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जब भी हम डेटा को प्रोसेस करेंगे ये हमारे पास चीजें हमारे जहन में आएंगी, देन वी से दैट के वी हैव एन अ पोजीशन टू प्रोसेस ऑफ डेटा। क्या जी पहली वैलिडिटी उसकी, इस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन जब हम आते हैं उसकी वैलिडिटी भी करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी फेस वैलिडिटी क्या है, उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है, उसकी कंटेंट वैलिडिटी क्या है, उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है। ठीक है जी, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वैलिडिटी होती है ना कि रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी जरूरी होती है, रिलायबिलिटी की जरूरत अगर ना भी हो रिलायबिलिटी, तो कम से कम हम ये तो नहीं कह सकते कि डेटा हमारे पास जो है वो बोगस है। हाँ ठीक है, उसमें जरूरी है रिलायबिलिटी हो, ठीक है, लेकिन वैलिडिटी होना सबसे जरूरी चीज होती है। फिर क्या है, सॉर्टिंग, डेटा को हमने सॉर्ट भी किया, मतलब जो जैसे हम सॉर्टिंग की मिसाल क्या लें, उसमें जो बहुत ज्यादा पेचीदा उसको भी निकाल दें, बहुत कम की बात उसको भी निकाल दें, सॉर्ट कर दें, सॉर्ट आउट कर दें। फिर क्या, समराइजेशन, जिस तरह मैंने उस दिन आपको बात की थी, ये बात कहां से आएगी, जब सबसे अच्छा राइटर कौन होता है, जो पैराग्राफ को स्क्वीज करने की एलियत जानता हो, को छोटा करने की, क्लियर करने की, कंसाइज करने की, ठीक है जी, कंसिडरेबल करने की, कंप्रिहेंसिव करने की, वगैरह उसमें सलाहितें हों। जिस तरह हम 7 C's की बात करते हैं, एग्रीगेशन, ये चीज भी उस डेटा हम देखते हैं कि वो कितने प्रोस्पेक्टिव हमारे पास जा रहा है, उसका एनालिसिस क्या है, उसकी रिपोर्टिंग क्या है, और उसकी फिर सबसे आखिर पर जो हम यहाँ यूज करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा डेटा हमारा किस क्लासिफिकेशन का, तो हम उस काबिल ही नहीं है कि हम डेटा को लेकर आगे जा सकें। ठीक है, मैनुअल डेटा, ऑटोमेटिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इसके ऊपर भी कोई इतनी बात नहीं है, कमर्शियल डेटा सही है जी। ठीक है, हो गए 2:10 2:30 2:30 तक